बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का एक और आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक है हमारे पास गाज़िस लॉ। तो सबसे पहले हम तो इस गाज़िस लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी डिफरेंशियल फार्म देखेंगे और इसकी इंटीग्रल फार्म देखेंगे ऑफ गाज़िस लॉ की। तो ये हमने चीज़ें देखनी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे हम इसकी आगे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी बेसिक फार्म, इंटीग्रल फार्म और डिफरेंशियल फार्म बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, हमारे पास देखिएगा स्टेटमेंट हमारे पास है कि जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब इसमें मैं बात बताता चलूँ कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये जो क्लोज सरफेस वर्ड्स यूज़ हुआ है तो क्या गाज़िस लॉ क्लोज सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए नहीं होता? तो बेटा आपने ये एमसीक्यूज़ याद रख लेना है, ये ज़िंदगी में बात याद रख लेनी है कि जो गाज़िस लॉ है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है वो क्या आना चाहिए, एनी क्लोज सरफेस। ये वर्ड्स आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि हमें पता है किसी न किसी सरफेस में तो फ्लक्स पैदा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, लेकिन वो क्लोज होनी चाहिए। और वो क्या है, इज़ यहाँ पे इक्वल की को रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 टाइम्स, टाइम का मतलब मल्टीपल होता है द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। कहते हैं फार्मा ये कोई भी क्लोज सरफेस है, कहते हैं इसके अंदर जो फ्लक्स है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक लाइन गुजरती हैं, उसके जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन गुजरती हैं, कहते हैं वो जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है। जनरली मैं इसे बता रहा हूँ, जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है कि 1/0 टाइम्स, ये टाइम्स का मतलब मल्टीपल है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे कोई मसला नहीं, और टोटल चार्ज का मतलब क्यू है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या आता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। ये गाज़िस लॉ की स्टेटमेंट है जी। ये क्या है जी, गाज़िस, यही अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, इसमें पास कर रहा है, तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो किसके बराबर, 1/0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज सरफेस। इसके अंदर जितना चार्ज है, इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, जितना भी चार्ज है इस सरफेस के अंदर, ठीक है, तो वो चार्ज, टोटल चार्ज है, उसको मल्टीपल करना है किसके साथ, 1/0 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और ये 0 मैं आपको बताता चलूँ, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। आप कूलम लॉ में पढ़ चुके होंगे, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके बाद ये देखिएगा कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है। अभी मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन होता है। सिंपल क्यू, स्मॉल क्यू लिख लें, कैपिटल क्यू लिख लें, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि क्यू हमारे पास क्या है जी, ये क्या है हमारे पास जी, टोटल चार्ज है हमारे पास, क्या है हमारे पास जी, टोटल चार्ज है, ठीक है। तो ये कि हमारे पास क्या है जी, टोटल चार्ज होता है। ये स्मॉल क्यू ले लें या कैपिटल क्यू ले लें, तो ये हमारे पास क्या आता है जी, ये टोटल चार्ज होता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फ्लक्स का सिंबल है, ये ई मीन इलेक्ट्रिक है, और क्यू ओवर एप्सिलॉन होता है जी, ठीक है। ये क्यू नंबर 1 कर लें। और लास्ट टाइम हमने एक रिलेशन पढ़ा था एफएससी में भी, और अभी मैं लास्ट टॉपिक में समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, ई डॉट ये होता है, ई डॉट ये होता है जी, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हम टोटल निकालते हैं तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन फॉर्म लेते हैं हम क्लोज सरफेस के लिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसकी, ई डॉट डी ए, यहाँ पे डी ए यूज़ होगा, ठीक है। कोई भी क्लोज है, क्लोज सरफेस है, यहाँ पे कोई फोर्स क्लोज है, इसके हम पैजेस बनाते हैं, छोटे छोटे क्या बनाते हैं, पैजेस बनाते हैं। पैजेस बना के इसका, इन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आता है जी, ये टोटल आता है। तो इसका जो एरिया होगा वो डी ए हो जाएगा, ठीक है। इन सब का डी ए होगा, तो सब का हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फिर ए बनेगा। तो इसलिए हम ई डॉट ए करते हैं जी, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास, उसके बाद देखिएगा जी,
ये इस इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होगा कि ई डॉट ए का इंटीग्रल किसके बराबर होगा जी, इसके बराबर होगा क्यू एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी, इसके बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को कंपेयर किया हमने, इन दोनों को, ठीक है जी। इसमें क्योंकि ई डॉट डी ए की इंटीग्रेशन इन किसके बराबर होगी, क्यू ओवर एप्सिलॉन आर, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या देंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे कि गाज़ी लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म क्या आती है जी। उसके बाद जी देखेंगे कि इफ़ द चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द वॉल्यूम यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसकी रो है हमारे पास, देन द चार्ज इनक्लोज बाय गाज़ी सरफेस इज डिस्क्राइब बाय, वो हमारे पास क्या आता है जी, Q इज़ इक्वल टू रो डी वी। अब ये किस्सा आता है, वो कहता है कि ये हमारे पास चार्ज हम किस्सा निकालते हैं, कहता है कि हमारे पास देखेंगे कोई भी क्लोज सरफेस ले लें आप, ठीक है, तो आप इसके अंदर कोई गाशियन, इसके अंदर फार्मर चार्जेस हैं, कोई चार्जेस इसके अंदर हैं, ठीक है, तो गाशियन लॉ ये कहता है कि सबसे पहले इसके अंदर कोई गाशियन सरफेस बनाए, ठीक है, वो गाशियन सरफेस जो होगी उसके अंदर जो फ्लक्स होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वही हमारे पास हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स हमारे पास होल सरफेस का होगा। तो सबसे पहले हमने गाशियन सरफेस बनाई, इसके अंदर हमने, क्योंकि ये स्क्रोल सरफेस के लिए होता है, ये स्फीयर के लिए एप्लीकेबल होता है गाज़ी लॉ, तो स्फीयर का जो स्फीयर टाइप होता है ना, वो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करता है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे अगर चार्ज ले लेते हैं कि फॉर्म डी क्यू है हमारे पास, कोई भी डी क्यू है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया भी है कि डी क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास डी वी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डी क्यू निकालेंगे तो डी क्यू इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास रो डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्मॉल चार्ज, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँ तो टोटल चार्ज हमारे पास ऐसे आएगा, क्यू इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम के लिहाज से लेनी है हमने, ठीक है, क्योंकि स्फीयर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो डी वी, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन यूज़ हुई है। उसके बाद डी क्यू निकाला, डी क्यू के उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्म में इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास ये क्यू बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन वैसे की वैसी हो जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अब उसके बाद यही लिखा हुआ है, क्यू इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्यू इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम रो डी वी होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बाय गाज़ी लॉ हमारे पास अभी हमने पढ़ा है, पीछे पढ़ गए हैं कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारे पास, अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें हमारे पास ये इस क्यू की वैल्यू देखें, ये वाली है हमारे पास, ये वाली देखें, इस क्यू की वैल्यू क्यू हमारे पास कितना, इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या है, रो डी वी, इसकी वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, इसमें इस क्यू में पुट करनी है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन सरफेस ई डॉट डी वी डी ए इज़ इक्वल टू 1 ओवर, ये जो हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, ये वाला वैसे का वैसे ही आएगा, और इस डी क्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू रो डी वी आ जाएगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, सिंपल हमने इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इधर ले आए हम, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास देखिएगा नेक्स्ट जी डिवर्जेंस थ्योरम हमने अप्लाई करना है। डिवर्जेंस थ्योरम क्या आता है हमारे पास, देखिएगा सिंपल हमारे पास, देखिए मैं डिवर्जेंस थ्योरम को बयान करना चाहूँगा। कोई हमारे पास एक ऑपरेटर डेल है, हमारे पास ये जो डेल ऑपरेटर है, तो हमारे पास डॉट ए ये होता है डिवर्जेंस, यानी जब हम डेल का डॉट करवाते हैं ना ए के साथ, तो ये डिवर्जेंस बन जाता है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं डेल डॉट ए करूँ तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा जी, तो इसमें डेल डॉट है, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास देखिए कि इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ था कि लास्ट टॉपिक हमने आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा कि जो ए वेक्टर है हमारे पास, कोई ए ले लें या वी ले लें, कोई भी वेक्टर ले लें आप, यहाँ पे चले यहाँ पे आप ले लें, ये हमारे पास कोई वी वेक्टर है, उसका मैंने अगर फार्मूला डी ए के साथ इंटीग्रेशन करता हूँ, ये सरफेस है, ये सरफेस है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल है, तो इसको अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता हूँ तो डिवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास जो डेल ऑपरेटर है हमारे पास, वो डेल डॉट हमारे पास वी के और साथ डी वी, इसका वॉल्यूम के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये हमारे पास क्या होगा, डिवर्जेंस थ्योरम है। यानी इसका हमने डेल डॉट कर वी का डॉट करवाना होता है हमने डेल के साथ, यानी हमारे पास सिंपल ये अगर वी डी ए है ना,
तो वो किसके बराबर हो जाएगा डिवर्जेंस में डेल डॉट ए के, ठीक है, डेल डॉट ए के बराबर होगा हमारे पास, ये वेक्टर बन जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये डिवर्जेंस थ्योरम होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखिएगा इसी तरह हमने यहाँ पे करना है कि ई डॉट डी ए सरफेस है, ये सरफेस इंटीग्रल है हमारे पास ऐसे, तो हमारे पास इसमें कैसे होगा कि डिवर्ज, इसको डेल डॉट ए को ना, डेल डॉट ए को अगर फॉर्म मैं लिखूँ तो डेल डॉट ए अगर फॉर्म सिंपल है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डिवर्ज ए, तो डिवर्ज ए का मतलब यही होता है। इसी तरह अगर मैं डेल डॉट ई लिखूँ तो हमारे पास इसका मतलब यही होता है कि डिवर्ज ई, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ डिवर्ज ई और साथ डी वी। तो डिवर्जेंस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल हम करते हैं कि बस इसमें ये याद रखिए कि डिवर्जेंस थ्योरम क्या करते हैं कि जब हमने सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो ना तो डिवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हम ये कर रहे हैं कि इस सरफेस को हम क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 2D को, यानी 2 डिमेंशन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 डिमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये डिवर्जेंस थ्योरम में इसलिए एप्लीकेबल होता है कि हम 2D को क्या करते हैं 3D में एप्लीकेबल करते हैं जी। उसके बाद ये देखिएगा हमारे पास ये जो डिवर्जेंस डेल वी है, आप देखें मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कि हमारे पास देखिएगा यहाँ से मैं दिखाता हूँ जी। अब देखें ये जो हमारे पास ई डॉट ए है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब यहाँ से भी देखें ई डॉट डी ए किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब ये दोनों की उनको आपने कंपेयर करना है, ये दोनों की को क्या करना है, कंपेयर, यानी इसका मतलब है डिवर्जेंस ई डी वी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 एप्सिलॉन वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट यही लिखा हुआ है हमारे पास, देखिएगा कि डिवर्ज ई वेक्टर डी वी इज इक्वल 1 एप्सिलॉन रो डी वी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों को कंपेयर किया था हमने। उसके बाद हमारे पास देखिए जी ये, तो ये देखें ये माइनस का है, ये प्लस का इधर आगे क्या देगा, माइनस का हो जाएगा। तो डिवर्ज ई डी वी -1 और एप्सिलॉन इन वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें सिंपल है कि इसमें हम इसको दोनों को इकट्ठा कर ले, क्योंकि इसकी भी इंटीग्रेशन डी वी के लिए आसे, इसकी भी इंटीग्रेशन डी वी के लिए आसे, तो इन दोनों में हमने इसको कॉमन ले लिया, इन वॉल्यूम इंटीग्रल को कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने डी वी, यहाँ से डी वी और डी वी कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ बचेगा डिवर्जेंस ई -1 और एप्सिलॉन रो बच जाएगा, ठीक है, और डी वी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये देखिए ये फैक्टर जो होगा ना हमारे पास ये 0 के बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये जो फैक्टर यानी डी वी और ये इंटीग्रेशन नहीं, लेकिन ये फैक्टर हम क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, डिवर्जेंस ई वेक्टर -1 और एप्सिलॉन रो इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम डिवर्ज ई निकालें तो 1 और एप्सिलॉन रो आ जाता है, यानी ये माइनस का इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो डिवर्जेंस ई इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन रो हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाज़ी लॉ, ये हमारे पास क्या है जी, डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास किसकी आ गई जी, गाज़ी लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास आ गई जी। उसके बाद ही हमारे पास जी इंटीग्रल फॉर्म देख रही है हमने गाज़ी लॉ की। इंटीग्रल फॉर्म देखो अभी हमने देखा है, अभी आपको पढ़ाया कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास। सरफेस जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है। उसके बाद अगर यहाँ पे दो कंसेप्ट आपने देखने हैं कि इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम हैविंग द चार्ज डेंसिटी रो, अगर तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, यानी उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डेंसिटी यूज करेंगे। उसके लिए अभी मैंने फार्मूला पाया ई डॉट ए डी ए 1 एप्सिलॉन रो डी वी। एक तो ये क्यों ना आपने बिल्कुल बानी याद रखनी है, पीछे भी हम यूज कर सकें। उसके बाद कहता है अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो सरफेस के अंदर, ठीक है, और वहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करें हम, ठीक है, यानी दो कंसेप्ट है, पहले में वॉल्यूम में अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरे में गया सरफेस के अंदर। तो जहाँ पे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं। जहाँ पे सरफेस के अंदर मतलब इंक्लोज होते हैं यूनिफॉर्म चार्ज, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसकी क्यों हम यूँ लिखते हैं हमारे पास कि इसी तरह देखिए ई डॉट हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक ई डॉट डी ए वैसे का वैसे ही है, 1 एप्सिलॉन वैसे का, लेकिन रो की जगह हमने क्या लिख देना है, सिग्मा। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, दो रिप्लेसमेंटें करनी है। देखें ये वैसे का वैसे ही है, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही है, रो की जगह हमने क्या लिखा है, हमने सिग्मा, क्योंकि हमने सरफेस इंटीग्रल आ रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं पढ़े, हम क्या कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल। अब एक बात याद रखिए कि जब हम वॉल्यूम पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं वॉल्यूम के लिहाज से, डी वी के लिहाज से। अब यहाँ पढ़ रहे हैं सरफेस, तो सरफेस होता है एरिया, तो हम इसकी डी वी को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, डी ए के साथ। जब हम क्या
पढ़ रहे हो, जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र कर रहे हो तो दो चीज़ों की डबल होती है, रो की जगह सिग्मा आ जाता है और डी वी की जगह क्या आ जाता है, हमारे पास डी ए आ जाता है। तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि सरफेस में सारी बात एरिया आता है, वाली में क्या आता है, हमारे पास डी वी आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो की है ना हमारे पास, ये इंटीग्रल फॉर्म होती है गाज़ लॉ के। तो ये दोनों फॉर्म कौन सी है, एक वॉल्यूम के लिहाज से है और एक हमारे पास क्या इन सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिहाज से है। तो एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिहाज से, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिहाज से है। तो यही दो की जो होती है हमारे पास क्या आती है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाज़ लॉ होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।